साथियों, आज मैं आपसे एक सीधा, साफ और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे टैक्स के पैसों से, आपके खून पसीने की कमाई से टाटा को 44,203 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। लेकिन बताइए, आम करदाता को इसका क्या लाभ मिला? क्या आपकी जेब हल्की हुई या आपकी जिंदगी आसान? क्या महंगाई घटी? क्या रोजगार बढ़े? कुछ नहीं। और यही नहीं, सत्ता पक्ष ने उसी कंपनी से 756 करोड़ का चंदा लिया और विपक्ष ने भी 70 करोड़ लेकर पूरा मामला चुपचाप दबा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है? क्या कांग्रेस ने जनता की आवाज उठाई? क्या उसने सवाल पूछे? क्या उसने देशहित में खड़े होकर जवाब मांगा? नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। और जो कांग्रेस विपक्ष की जिम्मेदारी ही नहीं निभा सकती, जो सत्ता के सामने खड़ी ही नहीं हो सकती, वह सत्ता में आने के लायक कैसे मानी जाए? देश अब जाग चुका है। देश ने समझ लिया है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। और इसलिए आज देश कह रहा है, अब कांग्रेस को हम विपक्ष के रूप में भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि जब 44,203 करोड़ की बात आती है, जब जनता के टैक्स के पैसे की बात आती है, तब सत्ता भी चुप और विपक्ष भी चुप। तो फिर जनता किस पर भरोसा करे? साथियों, देश अब वही पुरानी राजनीति नहीं चाहता। जनता अब बेवकूफ नहीं बनाई जा सकती। जनता समझ चुकी है, बहुत साफ समझ चुकी है कि अब बदलाव सिर्फ सत्ता में नहीं, विपक्ष में भी चाहिए। साथियों, अब समय आ गया है उस व्यवस्था परिवर्तन का जिसकी इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी व्यवस्था जिसमें राजनीति पर पूंजीपतियों का प्रभाव समाप्त हो सके, जिसमें नीतियां कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों के लिए बने। हम कहते हैं कि अब देश को अंतिम क्रांति चाहिए। अंतिम क्रांति यानी देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों का सीधा लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंचे। देश की धरती से निकलने वाला कोयला, हमारे पहाड़ों से मिलने वाला ग्रेनाइट, हमारे जंगलों से आने वाली आय, हमारी मिट्टी में छिपे खनिज, इन सब पर बराबर अधिकार हर भारतीय का है, किसी एक पूंजीपति का नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि देश के संसाधनों से होने वाली कमाई का लाभ हर नागरिक को सीधे 12,000 रुपए की नागरिक पेंशन के रूप में मिले। यह दान नहीं, यह अधिकार है। क्योंकि यह धरती सभी की है, तो इसकी कमाई भी सभी की होनी चाहिए। और साथियों, अब वह समय नहीं रह गया जब हजारों बीघा जंगल, सैकड़ों खदानें और कीमती पहाड़ 1 रुपए में निजी हाथों में बांट दिए जाएं। देश की संपत्ति देश की होगी और उसका हिसाब जनता तय करेगी। देश को लूट से बचाने के लिए सत्ता पर जनता का सीधा नियंत्रण जरूरी है। यही है असली व्यवस्था परिवर्तन। यही है नई सोच। यही है अंतिम क्रांति की दिशा, जहां हर भारतीय की भागीदारी हो, हर भारतीय को उसका हिस्सा मिले और कोई भी व्यक्ति, संस्था या पूंजीपति देश की संपत्ति पर कब्जा न कर सके। साथियों, अब नए भारत को नई व्यवस्था चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था जहां संसाधन भी जनता के, सत्ता भी जनता की और लाभ भी जनता के। आज का समय मशीनों का समय है। मशीनें उत्पादन तो बढ़ा रही हैं, लेकिन उनका लाभ केवल कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों तक सीमित है। मशीनों के आने से काम तेज होता है, लागत घटती है,
लेकिन दूसरी ओर बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। अंतिम क्रांति का उद्देश्य यही है कि मशीनों पर किसी एक व्यक्ति या पूंजीपति का अधिकार समाप्त कर समाज का अधिकार स्थापित किया जाए, ताकि उत्पादन का लाभ पूरे समाज को मिले, न कि केवल कुछ लोगों को। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। यदि किसी पेंट कारखाने में 5,000 लोग रोज 8 घंटे हफ्ते भर काम करते हैं और यदि नई मशीनों के आने से वही काम सिर्फ 2,500 लोग करके पूरा कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को दो में से एक काम करना होगा। एक, या तो सभी कर्मचारियों के काम के घंटे कम करे। दो, या फिर अतिरिक्त कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश पेड लीव दे। लाभ मशीनों का है तो उसका लाभ कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, न कि केवल मालिकों को। इसी सोच के साथ अंतिम क्रांति का उद्देश्य देश में अधिक से अधिक सरकारी कंपनियां स्थापित करना है, ताकि उत्पादन का नियंत्रण समाज के हाथ में हो और मशीनों का लाभ हर नागरिक तक पहुंच सके। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या यह वास्तव में कोई अंतिम क्रांति है? जब देश में पहले से ही इतनी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, तो फिर एक नई व्यवस्था की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? यह सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। इन्हीं शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए अंतिम क्रांति की मूल अवधारणा प्रस्तुत है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अंतिम क्रांति कोई राजनीतिक दल नहीं है। यह एक नई सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रस्ताव है। ऐसी व्यवस्था जिसे कोई भी पार्टी अपनाकर शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जनकेंद्रित बना सकती है। आज यह किसी से छिपा नहीं है कि कई स्थानों पर पूंजीपतियों, प्रभावशाली व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं के बीच ऐसा गठजोड़ बन जाता है जिसके कारण जनता के संसाधन कुछ सीमित समूहों के हित में इस्तेमाल हो जाते हैं। हाल ही में बड़े पैमाने पर भूमि और जंगलों के हस्तांतरण को लेकर जो विवाद सामने आए, उन पर किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा प्रभावी विरोध न होना कई प्रश्न खड़े करता है। मात्र ₹1.5 प्रति बीघा की दर से जंगल और जमीन पूंजीपतियों को देना क्या किसी भी दृष्टि से उचित कहलाया जा सकता है? क्या यह जनता के संसाधनों पर खुली लूट नहीं है? इसी प्रकार की परिस्थितियां बताती हैं कि शासन प्रशासन में पूंजी के प्रभाव को सीमित करना और जनता के अधिकारों को मजबूत करना आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। इसीलिए अंतिम क्रांति का मूल विचार है राजनीति को धन प्रभाव से मुक्त करना और निर्णय प्रक्रिया में जनता की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रस्तावित संरचना और चयन प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालय कार्य करते हैं, उसी आधार पर गांव स्तर पर भी अलग अलग समितियों का गठन प्रस्तावित है, ताकि हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा सके। रोजगार समिति, शिक्षा समिति, चिकित्सा समिति, सुरक्षा एवं खेल समिति, आपूर्ति समिति, व्यापार समिति, विद्युत उत्पादन एवं वितरण समिति, न्याय समिति, परिवहन समिति, निर्माण समिति, कृषि एवं उद्योग समिति, पशुपालन समिति। इन समितियों के अतिरिक्त ग्राम अध्यक्ष, ग्राम सचिव और ग्राम कोषाध्यक्ष के पद भी होंगे। चयन प्रक्रिया 1. प्रधान पद का इच्छुक व्यक्ति कम से कम 20 ग्राम मतदाताओं का समर्थन पत्र लेकर अपना आवेदन अंतिम क्रांति अभियान प्रभारी के पास जमा करेगा। 2. ग्राम प्रभारी एक खुली सभा बुलाएगा, जहां सभी उम्मीदवार अपने अपने विकास योजनाओं और संकल्पों को प्रस्तुत करेंगे। 3. सभी उम्मीदवारों में से लगभग 25% ऐसे लोग जिन्हें सबसे सक्षम, प्रभावी या संसाधन संपन्न माना जाता है, उन्हें संरक्षक समिति में शामिल किया जाएगा।
यही समिति आगे की पूरी मतदान प्रक्रिया की देखरेख करेगी। 4. शेष उम्मीदवार एक दूसरे को क्रमानुसार अंक देंगे। उदाहरण, यदि 15 उम्मीदवार शेष हों तो सबसे योग्य को 15 अंक, उसके बाद वाले को 14 अंक, फिर 13 और इसी प्रकार अंतिम को 1 अंक मिलेगा। इस प्रक्रिया में धन, जाति, दबाव या प्रचार का कोई प्रभाव नहीं होता। केवल उम्मीदवारों की योग्यता, स्वीकार्यता और सामूहिक सम्मान निर्णायक बनते हैं। 5. सभी उम्मीदवारों द्वारा दिए गए अंकों को जोड़ने के बाद जिस व्यक्ति को सबसे अधिक कुल अंक मिलेंगे उसे ग्राम प्रधान घोषित किया जाएगा। 6. अन्य सभी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता, अनुभव और रुचि के आधार पर विभिन्न समितियों में जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी ताकि सभी की सहभागिता बनी रहे। 7. संरक्षक समिति और संबंधित पदाधिकारियों में से योग्य नाम चुनकर जिला पंचायत हेतु आगे भेजे जाएंगे। एक महत्वपूर्ण नियम, यदि ग्राम प्रधान या उसके परिवार की संपत्ति 5 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ जाती है तो वह व्यक्ति भविष्य में किसी भी चुनाव के लिए अयोग्य माना जाएगा। इस संपूर्ण व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि सत्ता में धन और बाहुबल का हस्तक्षेप कम हो, निर्णय जनता की सहभागिता से हो, नेतृत्व अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बने और शासन व्यवस्था वास्तव में जनता केंद्रित और निर्दलीय बने। अंतिम क्रांति ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है जिसमें संगठन निर्माण और नेतृत्व का वास्तविक अधिकार पूरी तरह जनता के पास होता है, न कि पूंजी या प्रभावशाली समूहों के पास। व्यवस्था परिवर्तन के लिए अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस विचार को 10 लोगों तक पहुंचाना ही काफी है। यदि आज आप 10 लोगों को यह विचार बताएं और कल वे 10 लोग इसे अपने अपने 10 लोगों को बताएं, तो मात्र 10 दिनों में ही पूरा भारत इस व्यवस्था के बारे में जान जाएगा। इसके बाद आप अपना नेता स्वयं चुन सकेंगे और देश में एक ईमानदार व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। इसका लाभ यह होगा कि देश के संसाधनों का उपयोग केवल कुछ पूंजीपतियों तक सीमित न रहकर पूरे देशवासियों के लिए होगा। इससे कर, टैक्स में कमी आएगी, लोगों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क परिवहन की सुविधाएं मिलेंगी और सबका जीवन अधिक सुखमय और सुरक्षित होगा।